इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे चीन और पाकिस्तान की। चीन ने पाकिस्तान के दूसरे अर्थ ऑब्जर्वेशन EO2 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। EO2 सैटेलाइट की लॉन्चिंग चीन के यांगजियांग सिसोर प्रक्षेपण केंद्र से एक शिप से की गई। इस दौरान चीन ने कुल 7 सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में पहुंचाया। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में पृथ्वी की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले सकता है। पाकिस्तान का दावा है कि यह सैटेलाइट उसे ज़मीन की रियल टाइम तस्वीर प्रदान करेगा। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के अनुसार EO2 सैटेलाइट को पाकिस्तान के अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान आयोग सुपार्को ने विकसित किया है। यह सैटेलाइट पाकिस्तान के पृथ्वी अवलोकन और हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। EO2 सैटेलाइट क्या काम करेगा? सुपार्को के अधिकारियों ने बताया कि यह सैटेलाइट पाकिस्तान की विकास योजनाएं, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी और शहरी विस्तार में सहयोग देने के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा इससे सटीक और समय पर सैटेलाइट इमेज उपलब्ध कराकर शासन, आपदा प्रबंधन, जलवायु विश्लेषण और रणनीतिक निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने की मदद मिलेगी। अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि EO2 के साथ पाकिस्तान ने अपने सैटेलाइट बेड़े का विस्तार किया है, जिससे पृथ्वी अवलोकन डेटा की बेहतर निरंतरता, कवरेज और सटीकता सुनिश्चित होती है। पाकिस्तान ने पिछले साल उत्तरी चीन के जिकुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से अपना पहला स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO1 उपग्रह प्रेषित किया था। पाकिस्तान EO2 सैटेलाइट का इस्तेमाल भारत की जासूसी के लिए कर सकता है। यह सर्वविदित है कि पाकिस्तान अपने देश के विकास से ज़्यादा भारत के नुकसान के बारे में काम करता है। ऐसे में वह सैटेलाइट से LOC से लेकर गुजरात पेंसर क्रीक तक की तस्वीरें ले सकता है। इससे फॉरवर्ड लोकेशन पर भारतीय सेना की गतिविधियों की निगरानी की जा सकती है। आइए हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान से चलने वाला आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद ये महिलाओं को शामिल कर रहा है। इसके पीछे जैश का मकसद दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हुए महिला आतंकियों के जरिए टेरर फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया मॉनिटरिंग रिपोर्ट से पता चला है कि जैश ए मोहम्मद ने अपनी रणनीति बदलते हुए महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया है। जैश चीफ मसूद अजहर ने महिला विंग को जमात उल मुमिनियात नाम दिया है। रिपोर्ट में जैश और मसूद अजहर के इरादों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा गया कि महिला विंग का मकसद आतंकी अभियानों को तेज करना है। यह जैश के संगठन में टैक्टिकल बदलाव का इशारा है। अभी तक ये गुट आतंकी हमलों के लिए पुरुषों पर निर्भर रहा है। जैश में महिलाओं की भागीदारी ने भारत के लिए चिंता बढ़ा दी है। जैश ने जारी किया है सर्कुलर। जैश के जमात अल मुमिनियात पर सर्कुलर में इसे धर्म से जुड़ा है। इसे ऐसे तैयार किया गया है जिससे शहरी मुस्लिम महिलाओं को आकर्षित किया जा सके। CNN न्यूज़ 18 ने सिक्योरिटी एक्सपर्ट के हवाले से कहा है कि JM का महिला विंग को बढ़ाना बड़े ऑपरेशनल फ्रेमवर्क की तरह के सेल बेस्ड वर्टिकल स्ट्रक्चर को दिखाता है। ऐश और दूसरे संगठनों से जुड़ी महिलाओं अभी तक रिक्रूटर, फंड रेजर, लॉजिस्टिक फैसिलिटेटर और मैसेज कुरियर का काम करती थी। इस परंपरागत रोल के उलट जैश की महिला विंग सीधे आतंकी हमलों में शामिल होने का संकेत देती हैं। इस विंग की शुरुआत 2024 में हो गई थी, लेकिन अक्टूबर 2025 के बाद इसमें तेजी आई है। जैश ने महिलाओं का रोल क्यों बढ़ाया? सुरक्षा अधिकारियों ने जमात अल मुमिनियात के मटीरियल और पाकिस्तान में मौजूद अल मुहाजिरात और मरकज़ उस्मान ओ अली जैसी संस्थाओं से जुड़े पब्लिकेशन के स्टाइल में समानता देखी है। इनका पता भावलपुर से चला है, जिसे लंबे समय से JEM का गढ़ माना जाता है। ये क्रॉस बॉर्डर डिज़ाइन की ओर इशारा करते हैं। अधिकारियों ने जमात अल मुमिनियात को महिलाओं के सिंबॉलिक फोरम से कहीं ज़्यादा बताया। यह एक साइकोलॉजिकल और ज़मीनी भर्ती फ्रंट के तौर पर काम कर रहा है। इसका मकसद जम्मू कश्मीर और भारत के दूसरे हिस्सों में JEM का असर बढ़ाना है। निश्चित तौर पर भारत के चिंता का सबब बन सकता है। जैश की महिला विंग से जुड़ी रिपोर्ट भारत की सुरक्षा चिंता बढ़ाती है। जैश के मसूद अजहर का भारत में हमले कराने का पुराना इतिहास रहा है। मसूद अजहर को लंबे समय से सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया है। माना जाता है कि मसूद लगातार आतंक फैलाने के काम में लगा है। महिला विंग बनाने से उसके इरादे और ज़्यादा साफ हो जाते हैं। आइए बात करें हम ताइवान की। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने चेतावनी दी है कि चीन सिर्फ ताइवान पर ही कब्जा करके नहीं मानेगा। उन्होंने कहा है कि ताइवान के बाद जापान और फिलीपींस जैसे देश चीन के अगले निशाने हो सकते हैं। समाचार एजेंसी AFP से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि संसद जरूरी रक्षा खरीद की मदद करने के लिए $40 अरब के अतिरिक्त फंड को मदद देगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका को ताइवान को हथियार बेचने के खिलाफ चेतावनी दी है, लेकिन ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा कि वाशिंगटन ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। उसे बीजिंग के साथ मोलभाव करने वाली चीज़ के तौर पर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। राष्ट्रपति लाई ने कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो बीजिंग और ज़्यादा आक्रामक हो जाएगा, जिससे इंडो पैसिफिक में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, नियमों पर आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर कमज़ोर हो जाएगा। लाई ने मंगलवार को ताइपे में प्रेसिडेंशियल ऑफिस बिल्डिंग में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान AFP को बताया कि अगर ताइवान पर चीन कब्जा कर लेता है तो चीन की विस्तारवादी इच्छाएं यहीं नहीं रुकेंगी।
उन्होंने कहा कि अगले खतरे में आने वाले देश जापान, फिलीपींस और इंडो पैसिफिक रीजन के दूसरे देश होंगे, जिसके नतीजे आखिरकार अमेरिका और यूरोप तक पहुंचेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल जापानी पीएम साने ताकाइची ने बीजिंग में तब हंगामा खड़ा कर दिया था जब उन्होंने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो टोक्यो मिलिट्री दखल दे सकता है। इससे पहले 2021 में चीनी वेबसाइट सोहू पर छपे एक ओपीडी में बताया गया था कि बीजिंग कैसे अपने पड़ोसियों के से हिसाब बराबर कर सकता है और खोए हुए इलाकों पर कब्जा कर सकता है। इसमें कहा गया था कि चीन कम से कम 6 युद्ध लड़ेगा, जिनमें ताइवान युद्ध, दक्षिण चीन सागर पर पूर्ण नियंत्रण के लिए युद्ध, अरुणाचल को लेकर भारत से युद्ध 2035 से 40 के बीच, सेनकाकू द्वीप के लिए जापान से युद्ध 2040 से 2045, बाहरी मंगोलिया के लिए युद्ध 2045 से 2050 और फिर रूस से युद्ध 2055 से 2060 करेगा। चीन की तीसरी लड़ाई में भारत का जिक्र किया गया है। दक्षिणी तिब्बत पर वापस कब्जा यह ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल बीजिंग भारत के अरुणाचल प्रदेश के लिए करता है। चीन की इस स्ट्रेटजी में कहा गया कि असरदार स्ट्रेटजी भारत को तोड़ने के लिए उकसाना होगा कि भारत अपनी आज़ादी के बाद से सभी से अलगाववादी आंदोलनों से बचा हुआ है। अगर यह काम नहीं करता है तो दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन कश्मीर पर भारत पाकिस्तान की लड़ाई को भड़काना और भारत का ध्यान भटकाते हुए दक्षिणी तिब्बत पर कब्जा करना है। नवभारत टाइम्स से बात करते हुए भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी रिटायर्ड ने भी कहा था कि चीन 2030 के बाद भारत से लड़ने की योजना पर काम कर रहा है और भारत के पास अभी करीब 5 साल तैयारी करने के लिए हैं। ये हम बात करें भारत की। भारत मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MMRCA प्रोग्राम के तहत 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए जल्द फ्रांस को एक विशालकाय ऑर्डर दे सकता है। MMRCA प्रोग्राम का नाम अब बदलकर MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कर दिया गया है, लेकिन दोनों प्रोग्राम का लक्ष्य 100 से ज़्यादा नए विमान खरीदने का था। यह सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस डील होगा। लंदन स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ IISS ने भारत और फ्रांस के बीच संभावित $36 अरब की डिफेंस डील को लेकर कहा कि इससे भारतीय लड़ाकू विमानों के आधुनिकीकरण की कोशिश एक निर्णायक दौर में पहुंच सकता है। थिंक टैंक ने लिखा कि राफेल के अलावा नई दिल्ली अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ा रही है। हालांकि भारतीय वायुसेना के लिए दोनों प्रोग्राम करीब 20 साल पहले शुरू हुए थे, लेकिन दोनों प्रोग्राम की रफ्तार सुस्त रही। इस बीच भारतीय वायुसेना के लिए जरूरी 42 फाइटर स्क्वाड्रन लगातार गिरती रही। भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल 29 फाइटर ग्राउंड अटैक स्क्वाड्रन है। राफेल विमान पर यूके थिंक टैंक का सुझाव क्या है? ब्रिटिश थिंक टैंक ने लिखा कि राफेल के अलावा ऐसा लग रहा है कि रूस अपने Su-57 लड़ाकू विमानों को लेकर भी भारत को लुभाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन क्षमता चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों पर आधारित है। चीन के पास अब 300 से ज़्यादा J-20 5वीं पीढ़ी के चल लड़ाकू विमान हैं, जबकि उसने J-35 मीडियम फाइटर विमानों को भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन से J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने की योजना पर भी काम कर रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत कम से कम एक बार चीन के साथ और 2 बार पाकिस्तान के साथ जंग जैसे हालात में फंस गया है। इसलिए भारतीय वायुसेना को एडवांस लड़ाकू विमानों की जरूरत है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने गुरुवार को तीनों सेनाओं के कई डिफेंस प्रोग्राम को मंजूरी दे दी। टॉप अधिकारियों के हवाले से द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि इनमें एक फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने का सौदा भी शामिल है। दसॉल्ट एविएशन से 126 राफेल खरीदने के लिए 2012 में बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन कीमत और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों की वजह से बात रुक गई। फिर इस डील को टाल दिया गया। फिर 2016 में भारत ने आपातकालीन स्तर पर 36 राफेल खरीदे, जिनकी डिलीवरी 2020 में शुरू हुई थी। इसके पाकिस्तान के खिलाफ मई संघर्ष के दौरान स्कैल्प मिसाइलों से पाकिस्तान और POK स्थित आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। इसमें मॉडर्न एवियोनिक्स और हथियारों का इंटीग्रेशन, इसमें मल्टी रोल क्षमता भी है, इसलिए इसे दुनिया के सबसे घातक विमानों में गिना जाता है। क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 36 राफेल इकोसिस्टम बन चुका है, इसलिए पहली पसंद राफेल है। हालांकि थिंक टैंक ने अपने एनालिसिस में भारत की इंडस्ट्रियल चुनौती का जिक्र किया है। भारत ने अपने घरेलू प्रोग्राम को लगातार बढ़ाए हैं, लेकिन कई मोर्चों पर झूलना पड़ा है। जैसे HAL का तेजस लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट कई दशक पहले शुरू किया गया था। आज भी वायुसेना के पास चंद तेजस विमान ही हैं। ये चौथी पीढ़ी का ही विमान है, जबकि 4.5 जनरेशन का तेजस 2 जो क्षमताओं के हिसाब से राफेल के करीब है, उसके बनने में कई साल लगेंगे। इसलिए नई दिल्ली के लिए अब राफेल और एमका प्रोग्राम एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देने वाले विमान की तरह हैं। जहां एमका आगे जाकर राफेल की क्षमता को बढ़ाएगा, राफेल तत्काल ज़रूरतों को पूरा करेगा और एमका आने वाले समय की ज़रूरतों के लिए है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.